हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, 14 जून को एक घटना हुई और उस घटना ने हम सभी को झकझोर के रख दिया। और उस सदमे और उस इवेंट के इम्पैक्ट से हम आज भी उबर नहीं पाए हैं और बहुत दिनों तक उबर नहीं पाएंगे। मैं सुशांत सिंह राजपूत के डेथ की बात कर रहा हूँ। ये सुसाइड है या मर्डर है, ये तो एक टेक्निकल मैटर है जिसपे पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसको इसके बारे में कोई निर्णय करेंगी। लेकिन ये जो घटना हुई और इसके इम्पैक्ट से जो आज हम अफेक्टेड हैं अभी तक भी, तो हमने सोचा कि इस पे बात की जाए। और बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आ रही हैं। हम लोग एक तरीके से हिले हुए हैं बहुत। इस घटना ने हमें भी बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है। तो आज हमारे साथ मेरे फ्रेंड वैभव जी हैं। और ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे इस विषय पे आते हैं। तो वैभव, बेसिकली मैं एक बार आपसे पहले भी बात हुई थी जब ये इमिडिएटली ये घटना हुई। और आप दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एलुमनाई हैं। आप भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपने बीटेक किया है। आप IIM कलकत्ता से आपने MBA किया हुआ है। तो मुझे याद है कि आपने एक बार कलकत्ता में ही मुझे बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत जो उस समय टीवी में बहुत सक्सेसफुल हो गए थे और फिल्मों में तो वो शायद काई पोची मूवी से आए थे। तो आपने बताया था कि ये कॉलेज में मेरा जूनियर था। तो वैभव, मैं जस्ट आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कई सक्सेसफुल लोग, उनकी डेथ होती है, वो लोग सुसाइड भी करते हैं। लेकिन जो सुशांत का जो इंसिडेंट है, वो लोगों को इतना इतना अफेक्ट क्यों कर रहा है? लोग उससे इतने इतने ज्यादा इम्पैक्टेड क्यों हैं? सो थैंक यू चैतन्य जी। सो इसमें आपने एक्चुअली पहले आपने कुछ क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट बना ही दिया कि मेरा एक जो कॉलेज बैकग्राउंड है वो सुशांत से काफ़ी सिमिलर है। इनफैक्ट हम लोग सेम कॉलेज पर थे, सेम टाइम पर थे। सुशांत का एक बैच बाद था मेरे। बट हालांकि कॉलेज में हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट मेरे बैच के बहुत सारे लोग जो उनसे पर्सनली मिले थे वो भी उनके बारे में काफ़ी अच्छी बातें करते हैं। पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो आई थिंक मुझे तो एक सर्टेन शॉक लगा ही था, क्योंकि मेरे दिमाग में एक बहुत ये एक एडमिरेशन थी सुशांत को लेकर के कि किसी ने एक अनकन्वेंशनल पाथ लिया और उसमें अपने आप को सक्सेसफुल भी बनाया। और ऐसा ही नहीं कि बहुत ही मीनिंगलेस काम करके जो चीज़ें जो काम वो कर रहे हैं उसकी भी वो भी एक क्रिटिकली एक्लेम्ड काम है इन टर्म्स ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज एंड हिज क्रेडेंशियल्स। और तो ये अपने आप में इतनी कम एज में 10 से 15 साल हुए उनको वो इंडस्ट्री चेंज किए हुए, और उस 10 से 15 साल के अंदर इतना बड़ा स्टेज पर और इतने बड़े अचीवमेंट्स कलेक्ट करना अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो वो एक एडमिरेशन तो है ही। तो मुझे तो पर्सनली बहुत शॉक लगा। बट मैंने जितने भी लोगों से बात किया जो लोग नहीं भी जानते थे या पर्सनली कभी कोई कनेक्शन नहीं भी था, वो लोग भी उन लोगों ने भी मुझे बताया कि उनको पर्सनली बहुत दुख हुआ इस बात से। आई थिंक मतलब मैंने भी समझने की कोशिश करी है, मैं भी बहुत श्योर नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि लोग बहुत रिलेट कर पाते थे। मतलब अगर आप और फिल्म स्टार्स को लें तो कई लोग उनसे रिलेट नहीं कर पाते। उनकी जो फैमिली लाइफ्स हैं, उनकी जो बैकग्राउंड है, उनके जो जो जिस तरीके से वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है। बहुत सारे मूवी स्टार्स एक्चुअली में स्टार फैमिलीज में ही पैदा हुए हैं या बहुत ही वेल ऑफ बैकग्राउंड में पैदा हुए हैं, बहुत प्रिविलेजेस में पैदा हुए हैं, बहुत प्रिविलेजेस में बड़े हैं। और उनका एक अलग सा इकोसिस्टम रहा है, जिस इकोसिस्टम की वजह से वो उस इंडस्ट्री में आ गए और बहुत इजीली इस इंडस्ट्री में एडजस्ट भी हो गए। बट जैसे बॉलीवुड का अगर आप देखें कोर प्रोडक्ट क्या है, बॉलीवुड का कोर प्रोडक्ट है कि बॉलीवुड सपने सेल करता है। तो वो सपने एक्चुअली अगर किसी के पूरे होते हैं और वो फिर भी उसके बाद उस चीज़ से खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल एक डीप बिलीफ जो है आपके अंदर, उसको एक झटका लगाए। और एक ऐसी बिलीफ को एक झटका लगाए कि आपके जैसा एक बहुत ही रिलेटेबल इंसान जो चीज़ आपको ये सेल करी जाती है कि यही चीज़ सब कुछ है, उसके बाद भी वो इंसान इतनी डिफ़िकल्टी से और इतनी स्ट्रगल से गुज़र रहा था कि उसको इतना पेन सहना पड़ा। तो आई थिंक ये इस चीज़ ने सब लोगों को कहीं न कहीं शॉक किया। तो वैभव, बेसिकली डेफिनेटली आप
मैंने जब जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ तब भी आपसे जब बात हुई तो आप पर्सनली काफ़ी अफेक्टेड थे। तो आप जो बोल रहे हो कि बेसिकली सुशांत वाज अ सिंबल ऑफ स्मॉल टाउन मिडिल क्लास गाय हु ब्रोक द कन्वेंशन, है ना, कि कन्वेंशन यही है कि जो नॉर्थ इंडिया का स्पेशली यूपी बिहार का लड़का है, अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो वो इंजीनियरिंग करता है, उसके बाद जो है वो यूपीएससी की तैयारी करता है। मुझे याद है एक वीडियो जो हमने देखा था जिसमें सुशांत ने खुद आईआईटी बॉम्बे में जाके उसने बोला कि मेरे घर में यही बताया गया था, क्योंकि मेरा स्पेस में फिजिक्स में काफी इंटरेस्ट था, तो मेरे लिए निर्धारित कर दिया गया कि भैया आपको इंजीनियरिंग करनी है। और वो दिल्ली में आया +2 करने। उसके बाद उसका बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स में उसने अच्छा किया और डीसी उसने सेलेक्ट किया। तो उसने बोला कि मतलब एक पाथ उसके लिए निर्धारित था कि इंजीनियरिंग करनी है और इंजीनियरिंग के बाद जो है उसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, और जिस तरीके का वो होनहार छात्र था वो डेफिनेटली यूपीएससी में सक्सेसफुल हो जाता। बट यहीं पे और ऐसा नहीं कि सुशांत, जो आपने राइटली बोला कि ही वाज फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जो थोड़े से मैं ये कह सकता हूं कि शायद लिटिल बिट अपर देन एवरेज मिडिल क्लास, बट इसेंशियली मिडिल क्लास फैमिली से था। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को जो है आप डीसी जैसे अच्छे कॉलेज से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और 3rd ईयर में आप छोड़ देते हो, तो क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा उस, और एक बंदा जिसकी मदर की डेथ हो चुकी है, जो अपने घर से दूर है। हम सभी रिलेट कर सकते हैं, हम जो भी गए वो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ने गए हो या फिर जो है वो किसी और एजुकेशन के लिए जो भी घर से बाहर गए हो विद इन इंडिया ही, अपने स्टेट में ही, आप जब अपने घर से बाहर निकलते हैं और पहली बार हॉस्टल में जाते हैं तो सभी को होम सिकनेस होती है, मम्मी पापा की याद आती है, दोस्तों की याद आती है। तो एक ये जो बंदा था, अगर इसने 3rd ईयर में ऐसा डिसीजन लिया, जबकि वो बड़े स्टडीज में अच्छा था, बहुत आसानी से उसे बीटेक की डिग्री जो जिंदगी भर उसके साथ रहती, तो वो अगर छोड़ करके किस कन्विक्शन, किस कॉन्फिडेंस के साथ वो गया, और उसने जो है एकदम जिसको बोलते हैं ना कि फ्रॉम बॉटम टू टॉप का सफर उसने तय किया। और जो आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो बाकी जो हीरो हीरोइंस हैं, है ना, कि वो एक शायद पता नहीं उसमें कितने लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, नहीं किया है। जब हम सुशांत के बारे में जब लोगों को पता चल रहा है कि भाई इस बंदे की थिंकिंग क्या है, ये तो एक इंटेलेक्चुअल की तरह बात कर रहा है, ये तो फिलॉसफी पढ़ रहा है, नीत्शे की बात कर रहा है ना, कांट की बात कर रहा है, बंदा जो है फिजिक्स में इसका इतना इंटरेस्ट है, तो लोगों को ये बड़ा एक कंट्रास्ट लग रहा है। तो आई थिंक ये आप सही बोल रहे हैं कि एक जो रिलेटिबिलिटी है लोगों की, कि जो हमारे एस्पिरेशंस हैं वो काफी कुछ उससे जो हम करना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम ड्रीम करते हैं, सुशांत उसको लिव कर रहा था, उसको जी रहा था। और फिर अचानक से जब ये पर्दा गिरा तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे सपने टूटे हैं। तो सही बात है, आई थिंक तो यही रीजन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आप ये आपने बहुत सही बात बोली कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे ही सपने टूटे हैं, और इनफैक्ट यही चीज़ मैंने दूसरी देखी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि पर्सनली बहुत रिलेटेबल इंसान और बहुत ही अच्छे इंसान के को जानने से लोगों को दुख है, बट दूसरा चीज़ लोगों को ये भी लग रहा है कि इतना सक्सेसफुल इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, और उसके कई रीज़न है। एक रीज़न तो ये भी है कि लोगों को लगता है कि इनके पास तो सब कुछ है, इन्होंने तो इतना कुछ अचीव कर लिया, इतना कुछ इतनी यंग एज पे अचीव कर लिया। दूसरा ये भी है कि लोगों को ये लगता है कि जो सुशांत के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है कि वो एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे थे, या वो डोनेट करते थे बहुत ज़्यादा जहाँ पर नीडी हैं लोग उनको, या ही वॉज वेरी सोशली रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ, उनके दिमाग में था कि एजुकेशन को कैसे मैं प्रोपोगेट करूँ, स्पेस की अवेयरनेस को कैसे प्रोपोगेट करूँ। तो ये चीज़ें इतना सक्सेसफुल और इतना फॉरवर्ड थिंकिंग इंसान को वैसे भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें ऐसा स्टेप लेना पड़ा। नहीं, एकदम जैसे हमने उनके वो जो 100 गोल्स जो उन्होंने अपने लिए लिखे थे, तो उसमें कई सारे तो उनके पर्सनल गोल्स थे कि भाई मुझे आयरन मैन चैलेंज में पार्टिसिपेट करना है, और कुछ एक उनके पर्सनल गोल थे कि मुझे अपने कॉलेज जाना है, जिसका वीडियो भी हमने देखा। लेकिन बहुत सारे गोल ऐसे थे कि भाई जो अनप्रिविलेज्ड लड़के हैं, जो पुअर बच्चे हैं, उनको मुझे उनकी एजुकेशन में हेल्प करनी है, उनको
अच्छे कॉलेज में भेजना है। इसके अलावा एक हमने वीडियो देखा कि जिसमें बहुत सारे स्टार्स जा रहे हैं और कुछ गरीब बच्चे वो अपना कुछ गुब्बारा बेचने जा रहे हैं, तो सभी ने उन बच्चों को अनदेखा कर दिया, लेकिन सुशांत रुका और विदाउट किसी एयर के, विदाउट किसी एटीट्यूड के, एक मतलब जैसे उनके बीच का ही हो, वो उन्हीं के परिवार से हो, वैसे बड़े आत्मीयता से उनसे मिल रहा है। तो ये सब चीजें लोगों को बहुत खल रही है, लोगों को बहुत लग रही है कि यार मतलब इतना अच्छा बंदा, और इसे तो रहना चाहिए, इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है और ऐसे बंदे को रहना चाहिए। तो ये सब जो एस्पेक्ट्स जो धीरे धीरे आ रहे हैं, ये तो एक्चुअली ऐसी थीम है, ये एक्चुअली ऐसी थीम है जो आप सही कह रहे हैं कि ये लोगों को हर जगह लगती है और लोगों को हर जगह चुभती है। एक लोगों के अंदर एक विश्वास होता है कि अच्छाई, मतलब अच्छाई अच्छी है और फंडामेंटली अच्छा होना ज़रूरी है, बट साथ साथ जिस तरीके की हम लोग एनवायरनमेंट में रहते हैं, अभी तो हम बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, नेपोटिज्म और इस सब की बातें हो रही हैं, बट अगर आप कॉर्पोरेट में भी देखें तो वही सब चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट में भी देखें तो वही सब चीज़ें होती हैं कि जो लोग कार्टलाइज कर रहे हैं, जो लोग मतलब ग्रुप बना करके दूसरों को बाहर रख रहे हैं, या सेम चीज़ें आपने देखा होगा नेक्सस कॉर्पोरेट में होता है, मीडिया में होता है, सब जगह होता है। तो वो लोगों को एक विश्वास होता है कि भाई मैं कमज़ोर पड़ गया या मैं अच्छा था, मेरे साथ बुरा हो गया, बट ओवरऑल लेवल पे तो अच्छाई की जीत होती है। बट जब इतने बड़े स्टेज पे भी लोगों को लगता है, इतने बड़े स्टेज पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी कॉन्वर्सेशन यही चल रही थी कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म की वजह से उनका करियर जो है अफेक्ट हो गया। तो ये आई थिंक ये सब चीज़ें भी लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं कि ऐसा क्या हुआ है, इंटेंशन क्या था, क्यों क्यों उनका करियर मतलब ऐसा इतना बड़ा सेटबैक मिला, डिस्पाइट द फैक्ट कि इतना टैलेंटेड होने के बाद भी और इतनी अच्छी फिल्म डिलीवर करने के बाद भी। तो आई थिंक ये भी एक एंगल है जो लोगों को अफेक्ट कर रहा है, और क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में सबको फेस करना पड़ता है, बट शायद लोग अपने आप को समझा लेते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बट कोई ना कोई तो है अच्छी बात दुनिया में जो अच्छाई को सपोर्ट करेगी। तो वो विश्वास भी लोगों का थोड़ा टूटा है। वैभव, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि भाई वो काफी सक्सेसफुल था, लोगों को लगता था, और था भी। उसने जो हमने वीडियो जो उसने आईआईटी बॉम्बे में जो उसने लेक्चर दिया था, और बड़ा वो हार्ट फेल्ट और बड़ा ओरिजिनल था, उसने कहीं से कॉपी करके कुछ नहीं, उसने अपनी जिंदगी की कहानी और बड़े ही ऑथेंटिक तरीके से लोगों को बताई कि सबकी तरह हर एक मिडिल क्लास बॉय की तरह वो भी सोचता था कि भाई मनी और फेम मिल जाएगा तो शायद मेरी जिंदगी कंप्लीट हो जाएगी। बट बहुत जल्दी ही जैसा आपने बोला कि 19 इयर्स में उसने अपनी पढ़ाई छोड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज में, और 34 इयर्स का था वो, तो बहुत जल्दी उसने मनी फेम इन सबको अचीव कर लिया। और उसने बोला कि जब मेरे पास मनी आई और फेम आया, तो मुझे लगा कि यार इन सब चीजों से तो मुझे फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि एक्चुअली फुलफिलमेंट क्या चीज होती है और मटेरियल सक्सेस से उसका क्या रिलेशन है। बट इसके पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो ये सक्सेसफुल लोग होते हैं, है ना, कि भाई मनी, जो जो हम ड्रीम्स के लिए एस्पायर करते हैं, उनके पास मनी है, उनके पास फेम है, उनके पास फॉलोइंग है, तो आखिर मतलब उनको तो जिंदगी से और प्यार होना चाहिए, जिंदगी तो उन्हें वो सब चीज दे रही है जिसे जिसकी लोगों को जरूरत होती है। तो ऐसे लोग जिंदगी से मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? अगर इस पे आप अगर आप कुछ, आपको क्या लगता है? मैं तो इसके बारे में यही बोलूंगा कि देखिए, ये हम लोग कभी भी जान नहीं सकते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है और उसके लाइफ में क्या परेशानियां है। कई बार हमें लगता है कि कई बार हमें ये लगता है कि हम किसी सामने वाले इंसान को देख के सोचते हैं जो हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, चाहे वो किसी बड़ी गाड़ी में बैठा है, चाहे वो कोई ऐसी जॉब कर रहा है जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो किसी ऐसी कंट्री में रह रहा है जहाँ पे रहना चाहते हैं। हम उन्हें देख के सोचते हैं कि भाई काश हमारी लाइफ भी इनके जैसी होती, बट हम ये नहीं समझते कि प्रॉब्लम्स क्या हैं उनकी लाइफ में या क्या चैलेंजेस हैं। तो बड़ी लिमिटेड सी एक पिक्चर होती है। तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या खराब चलता है, क्या बुरा चलता है, ये तो हर इंसान की अपनी पर्सनल स्ट्रगल्स होती हैं। बट एक चीज़ ज़रूर है जो इस चीज़ से लोग भी रियलाइज़ कर रहे हैं। दो मेन बातें जो मैं आपसे बताना चाहूँगा। एक एक तो ये कि ऐसी देखिए, जब भी एक एक मिडिल क्लास इंसान की टिपिकली जर्नी बड़ी स्टेबल सी रहती है और हाँ। बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं रहते। वही आपकी सैलरी है, वही स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट होता रहेगा, वही स्टैंडर्ड डेजिग्नेशंस हैं, वही आपकी एक सेट लाइफ चलती रहेगी और उसी वर्क आवर्स में आप काम करते रहेंगे। सक्सेस का मैग्नीट्यूड भी बहुत ग्रेजुअली बढ़ता है।
बट जब आपके हम्म जो ये आर्टिस्टिक डिसिप्लिन हैं, जहाँ पर आर्टिस्टिक फील्ड में अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी सडनली हम्म, आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हैं, कभी सडनली आप बॉटम ऑफ द वर्ल्ड पे हैं, कभी सडनली आप एकदम स्टार हैं, कभी आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। आई थिंक यहाँ हाँ थोड़ा इमोशनल जो रोलर कोस्टर होता है, वो किसी के लिए भी, इंसान के लिए सह पाना बड़ा मुश्किल होता होगा। और क्या वो हम्म चैलेंजेस फेस करते हैं, किस टाइप के इमोशनल थॉट से गुजरते हैं, तो ये तो कह पाना मुश्किल है। और आई थिंक इसमें कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लिनिकल भी हैं, कि मेडिकली मतलब डॉक्टर्स को क्या कहते हैं। जैसे आई थिंक जो भी डिप्रेशन के पेशेंट्स रहते हैं, उनका जो जब ट्रीटमेंट वगैरह रहता है, तो यही चीज़ जो डॉक्टर, आई थिंक मैंने भी जितना पढ़ा है मुझे भी समझ में आया, डॉक्टर्स भी ये रिकमेंड करते हैं कि ये कोई कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है लोगों के, ये सिचुएशन। इट इज़ जस्ट दैट कि माइंड में एक टेंडेंसी हो गई है, तो इट्स लाइक कि आपके शायद ये आपको बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है, आपकी खुद के कॉन्शियस थॉट्स के बाहर भी। तो नहीं, इसके अलावा क्या जो चीज कर सकता है, क्या जो मतलब क्या आपका, चीज हमारा मेरा कहने का हम्म, मतलब ये था कि जो हमारा जो ये इमोशनल रोलर कोस्टर है, अगर ये आपको एक हाँ क्लिनिकल हाँ कंडीशन में भेज देता है, और अगर आप क्लिनिकली हाँ अफेक्ट हो जाते हैं, और आप अब आप मेडिकल कंडीशन में हैं, जो आप वो आपके हाँ कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है, शायद आप एक डिजीज की तरह वो आपको अफेक्ट करता है और आपके लिए पेन क्रिएट हाँ करता है। तो शायद ऐसा हाँ कुछ भी है जो एज अ डिप्रेशन को थोड़ा सीरियसली लोगों को लेना चाहिए, या मेंटल हेल्थ को थोड़ा सीरियसली लोगों को लेना चाहिए। ये भी इस इंसिडेंट से बात निकल के आई, जो आई थिंक लोगों ने बहुत डिस्कस किया, कि मेंटल हेल्थ हाँ और इमोशनल सपोर्ट, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और हाँ इनफैक्ट कई लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि बल्कि मैं आपको बता भी रहा था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मान लीजिए इसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके फैमिलीज भी हाँ उनको कांटेक्ट करके पूछने लगे कि आप कैसे हो, आप तो प्रेशर में नहीं हो, आपको स्ट्रेस तो नहीं है। बिकॉज ये क्रिएटिव फील्ड्स में स्पेशली जो लोग बॉटम में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो स्टार नहीं बने हैं, उनकी लाइफ में भी इक्वली स्ट्रगल होता है। और हम्म, बल्कि काफ़ी स्ट्रगल होता है उनका। कई सारे मैं ऐसे टैलेंटेड लोगों को भी जानता हूँ जो इंजीनियरिंग करियर छोड़ के अभी बॉलीवुड में राइटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और हाँ अच्छा हाँ अच्छा खासा करियर छोड़ चुके हैं। तो उनके ऊपर भी फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, हर तरीके की चीज़ें रहती हैं। बट वही है कि आपके पास इमोशनल सपोर्ट कितना है, आपके पास मेंटल सपोर्ट कितना है। और दूसरी चीज़ जो हम्म, इससे निकल के आई वो ये थी कि काफ़ी सारी ऑडियंस ने भी अपने आप को ब्लेम किया। जैसे मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स, तो लोगों के कमेंट्स यही आ रहे थे हाँ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कि हम ऐसे स्टार्स की मूवीज़ देखने की जगह हम लोग उन क्रिएटर्स को प्रमोट कर रहे हैं जिन्होंने कार्टेलाइज कर रखा है, लॉबी बना रखी है। एक ट्रेंड, आई एम हाँ श्योर आपने भी देखा होगा, कि सडनली लोगों ने कंगना रनौत को स्टार बना दिया है, कि शी इज़ द लोन वॉरियर फाइटिंग द बॉलीवुड कार्टेल। तो आई थिंक वो लोगों ने, ऑडियंस ने एक थोड़ी सी ये वाली फ्रीक्वेंसी कैच करी है कि हम लोगों की चॉइसेस इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्रिएटर्स को पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हैं। शायद ऑडियंस को भी ये हाँ समझ में आया है कि उनकी एनकरेजमेंट लोगों की लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करती है, बहुत मैटर करती है। हम्म। तो यहाँ पे जो आपने बात कही अभी कि बेसिकली स्टार, तो देखिए, अच्छी एक्टिंग, एक अच्छा आर्ट और स्टार, इन दोनों में कोई वन टू वन रिलेशन नहीं है। अगर जैसे अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं, तो ये जो सो कॉल्ड, अगर आज से 10 साल पहले कहें, तो एक होता था कि खान ट्रायो हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, तो ये मतलब बादशाह हैं बॉलीवुड के। बट एक आध मूवीज मुझे आमिर खान की अच्छी लगी। बट मैं कभी बहुत ज्यादा इन लोगों का कोई ऐसा फैन नहीं रहा, मैं तो बल्कि मूवीज देखता भी नहीं था बॉलीवुड की, क्योंकि जैसा आपने बोला कि बॉलीवुड जो है सपने बेचता है, लेकिन ऐसे सपने जो कि थोड़े रियलिस्टिक भी होने चाहिए ना। जैसे सुशांत ने जिन सपनों को जिया और उसको पूरा किया, वो सपने ऐसे हैं जिसको हम देखते हैं और हमें लगता है कि हम फाइट मारेंगे तो वो सपने कंप्लीट हो सकते हैं, और हम इसीलिए अपनी जिंदगी में फाइट मारते हैं सभी लोग। लेकिन बॉलीवुड जो ऐसे सपने दिखाता है, वो तो मतलब पता नहीं किस दुनिया के रहते हैं, वो रियलिस्टिक ही नहीं लगते। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि भाई, एक एक क्वालिटी आर्ट, एक अच्छा आर्ट, एक अच्छा एक्टर, एक वो स्टार क्यों नहीं होता है? जब बहुत सारे लोगों से आप बात करेंगे तो आपको लगेगा यार सलमान खान की मूवीज, यार उसमें क्या होता है, बट वो फिर इतने बड़े स्टार कैसे हैं?
भाई अगर वो बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत अच्छे इंसान है, तो मे बी ही कैन बी अ गुड फिलांथ्रोपिस्ट। बट व्हाई समवन इज अ स्टार? मतलब स्टार कैसे बनता है इंसान? क्या मतलब इट इज लाइक देयर इज अ बिग पीआर मार्केटिंग, देयर इज बिग बिजनेस behind it, who project an image, who create a star? तो ये एक थोड़ा सा विरोधाभास है। आप नहीं, आप इस पे कुछ एक्चुअली ये तो बहुत आपने बहुत फंडामेंटल सवाल ही पूछ लिया, क्योंकि सारी इंडस्ट्री इसी पर ही है। और आई थिंक ये इस सवाल को देखने के दो तरीके हैं, एक है ऑडियंस का एंगल और एक है इंडस्ट्री का एंगल, कि ऑडियंस हाँ किसको स्टार मानती है और एक ये है कि हाँ इंडस्ट्री किसको स्टार बनाना चाहती है। तो हाँ आई थिंक ये ऐसे तो यहाँ से आंसर करना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी जितना हम हाँ समझ के हिसाब से बता सकते हैं वो ये है कि अ, एक चीज़ तो ज़रूर है कि कोई भी स्टार बनने के लिए आपको लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तो पकड़ना पड़ेगा। मतलब आपको एक हाँ मास अपील और एक मास हाँ अपील के हिसाब से अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, जो कि शायद एक बहुत ही रिफाइंड और इंसान के लिए एक रिफाइंड इमेज के साथ बहुत जल्दी कर पाना मुश्किल है। अगर आप जल्दी हाँ करना चाहते हैं और जल्दी स्टार बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसी इमेज जो ऑलरेडी लोगों के दिमाग में ऑक्यूपाइड है, वो लेनी पड़ती है। तो आई थिंक वो तो ऑडियंस वाला एंगल है, बट जो इंडस्ट्री वाला एंगल है उसमें आई थिंक आपने जो बात बोली वो यही है कि इसके पीछे बहुत सारा एक इकोसिस्टम है, बहुत सारा एक सपोर्ट ग्रुप है, कोई पीआर, कोई मीडिया हाउसेस एंड ऑल, एंड जिसको हम्म, जो जो उनके साथ मिलके चलेगा या जो उनके हाँ हाँ उसी को प्रमोट करने में उनके बिजनेस का भी इंटरेस्ट है। और आई थिंक ये चीज़ आप हर जगह ही देखते हैं। आप हाँ चाहे स्टार्टअप्स में, चाहे कॉर्पोरेट में, चाहे हर जगह यही देखते हैं कि जहाँ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट अलाइन होते हैं, वहीं लोग एक दूसरे हाँ को आगे पुश करते हैं। हाँ हाँ नहीं ये जो ऑडियंस की आपने बात कही, तो ऑडियंस में अभी आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में या इवन वन टू वन टॉक में भी लोगों को ये रियलाइज हो रहा है। मतलब बहुत सारे लोग जो है, मैं स्पेशली देखता था शाहरुख खान के फैन स्पेशली फीमेल ऑडियंस में ज्यादा था, मेल ऑडियंस में भी था। तो ऐसे लोग मतलब जिनके साथ आप कभी बात करो और उनको पता चल जाए कि भाई आप शाहरुख खान के फैन नहीं हो, है ना, तो मतलब वो लोग जो है एक तरीके से तुरंत ही आपको मतलब बड़ा गुस्सा हो जाते थे और आपको जज करने लगते थे कि यार तुम भी जो है, मतलब लोग जो है एक सिंबल मानते थे कि ही इज अ सिंबल ऑफ ट्रू लव। तो मेरा यहाँ पे किसी पे पर्सनल कमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली उनसे नहीं मिला हूँ। लेकिन यहाँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अभी अभी लोग वो सब भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार मैं अब शाहरुख खान की मूवी नहीं देखूंगा या देखूंगी, मैं सलमान खान की मूवीज नहीं देखूंगी। तो ऑडियंस को ये रियलाइज हो रहा है ना, जैसा कि पॉलिटिक्स में भी होता है कि यार ये जो बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, नेता हैं, इतनी पावर लेके बैठे हुए हैं, ये पावर हम ही ने तो उन्हें दी है ना, हमारी कलेक्टिव विल ने, हमारी कलेक्टिव हमारी कलेक्शन ने उनको ये पावर दी है। तो ऑडियंस इस चीज को अभी धीरे धीरे रियलाइज कर रही है कि भाई ये तो हमारा हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमें जो सपने बेचे जा रहे हैं उस सपने के पीछे उस बहुत सारे लोगों के सपने कुचले जा रहे हैं। तो ऑडियंस को ये जो है लग रहा है कि मतलब नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी इनजस्टिस है। तो आई थिंक कि ये कहीं कहीं एक बड़ी अच्छी चीज है, जो कि हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं कि कई बार जो है लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की जाती है कि भाई देखो अपने अधिकारों के बारे में अवेयर हो, ये जानो कि भाई डेमोक्रेसी में पावर तुम्हारे पास रहती है, जितना आप अपने राइट्स के बारे में अवेयर होगे उतना ज्यादा आप स्ट्रांग बनोगे और जो है पॉलिटिशियंस विल नॉट बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ यू। सिमिलरली इन 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 केस ऑफ बॉलीवुड सिनेमा भी लोगों को, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में भी लोगों को लग रहा है कि भाई ये पावर हमने उनको दी है, और अगर ये इस तरीके की हरकतें हो रही हैं तो फिर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। और आई थिंक कि इसके पीछे अपार्ट फ्रॉम ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी और ये जो नए चैनल्स आए हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, टिकटॉक, तो ये सब भी, फेसबुक, तो ये सब भी इसने जो है ये पावर जनता के पास दे दी है। आज जो है एक मोबाइल फोन हो, उसके साथ कोई भी जो है अपना वीडियो बना के डाल सकता है। आप टिकटॉक पे इतने सारे लोग जो है वो नई नई चीजें लेके आ रहे हैं, बहुत पॉपुलर हो रही है। हालांकि मैंने टिकटॉक नहीं है मेरे पास,
तो टेक्नोलॉजी का भी इसमें योगदान है, बट स्टिल इस घटना के बाद से ही ऑडियंस एक तरीके से जागृत हो रही है कि भाई हम दम नहीं है, हम तो सपनों में बह रहे थे, लेकिन अभी जो है हमें इसकी सच्चाई पता लग रही है और हम इस इनजस्टिस को सपोर्ट नहीं करेंगे। हम अब गुड सिनेमा को और गुड एक्टर को सपोर्ट करेंगे। तो ये मुझे लग रहा है लोगों सोशल मीडिया पे देख करके, ट्रेंड देख करके, लोगों से बात करके भी कि ये धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है, और मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है तो बहुत अच्छी बात है। बट इसके लिए लोगों को ये जो सोच है कंज्यूमर माइंडसेट वाली, उससे बाहर निकलना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज किसी चीज़ का ब्रांड क्रिएट हो गया है, और लोगों को जब तक ये चीज़ माइंडसेट में रहेगी कि मैं किसी की सक्सेस को नंबर से जज करता हूँ कि किस ब्रांड के कितने फॉलोअर्स हैं, उससे मुझे पता चलता है कि वो कितना प्रीमियम है, या किसका कितना प्राइस है, या किसकी कलेक्शन कितनी हुई है, उससे मुझे पता चलता है वो कितनी सक्सेसफुल पिक्चर है। जब तक हमारे ये डेफिनेशन, सक्सेस की डेफिनेशन इतनी नैरो रहेगी और इतनी मतलब लोएस्ट डिनोमिनेटर वाली रहेगी, तब तक आई थिंक वो फंडामेंटली तो नहीं चेंज होगा। एक से रिप्लेस होकर दूसरे में हो जाएगा, एक पे गुस्सा है तो वो दूसरे पे चला जाएगा। बट हाँ, अगर आप जो कह रहे थे कि अगर ये चीज़ लोगों को फंडामेंटली रियलाइज होती है कि हम जब कोई भी चॉइस कर रहे हैं तो उस चॉइस में हमारा अगर हम एक कॉन्शियस चॉइस लेते हैं, तो आई थिंक वो ओवरऑल सिस्टम, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रही है, किस टाइप की? ये ओके सॉरी, ये मेरे यहाँ से आवाज थी, सॉरी मैंने वहां पे आपको मिस किया जब आप बोल रहे थे कि ऑडियंस ये चीज रियलाइज कर रही है, वहां से आप शुरू करेंगे। मैं कह रहा था ऑडियंस, एक्चुअली आपने जैसे बताया कि ऑडियंस जो रियलाइज कर रही है कि वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड कितना चलेगा ये कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि जब तक सक्सेस की डेफिनेशन लोगों की बहुत नैरो रहेगी, तब तक बहुत मुश्किल होगा कि आप किसी को रिप्लेस कर पाए। यही होगा कि आज किसी पर गुस्सा आ रहा है तो दूसरे के ऊपर लोग फॉलो करने लगेंगे, लेकिन दूसरे को भी जब तक लोग इससे जज कर रहे हैं कि वो कितना बड़ा स्टार है, ये इस पे डिपेंड करता है कि उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर कितने हैं या फिर उसकी मूवीज का कलेक्शन कितना होता है, तब तक ये प्रॉब्लम पूरी तरह तो नहीं सॉल्व होगी। बट अगर हाँ, लोग ये रियलाइज करते हैं कि हमारा चॉइस जो है वो इम्पोर्टेंट है, हमें कॉन्शियसली चूज करना है और हमें एक कंज्यूमर माइंडसेट से बाहर निकलना है, तो तब शायद कुछ फंडामेंटल चेंज सिस्टम में आएगा। नहीं, बहुत 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 प्यारी बात आपने कही वैभव की। सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो एज ए सोसाइटी में बात कर रहा हूँ कि इंडिविजुअली तो शायद हम में से कुछ लोग जो हैं वो इतने बोल्ड हैं या इतने इतने अवेयर, इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो अपने लिए एक मीनिंग ढूंढ पाते हैं, अपने लाइफ का पर्पस ढूंढ पाते हैं, और उनका उसी में वो अपनी सक्सेस देखते हैं। तो मैं अभी एक बुक पढ़ रहा था, ये बड़ी फेमस बुक है, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, आपने भी पढ़ी होगी, विक्टर फ्रैंकल की बुक है, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल। वो हाँ, तो वो जो है ऑस्ट्रिया में थे, और जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप है उसमें उन्होंने बहुत साल बिताए थे, 3-4 साल आई थिंक, या मोर देन दैट। तो वो जो है न्यूरोलॉजी और साइकेट्री के आई थिंक डॉक्टर थे। तो उन्होंने जो अपनी बुक में जो चीज लिखी है कि भाई मैंने देखा कि कंसंट्रेशन कैंप में तो इंसान को जो है जानवर से भी ज्यादा गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता है, लेकिन वहां भी कुछ लोग थे जो अपनी ह्यूमन डिग्निटी को प्रिजर्व करते हुए उस कठिनाइयों को भी उन लोगों ने फेस किया और उससे बाहर निकल के आए, और फिर अपनी जिंदगी में जो है उन्होंने अपनी जिंदगी को सार्थक किया। तो वो किताब तो बहुत बहुत अच्छी और बहुत गहरी किताब है, लेकिन उसमें जो चीज मुझे समझ में आई कि वो कह रहे थे कि जब तक जिंदगी में, लाइफ में एक मीनिंग नहीं होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। देखिए, ये एक अपने आप में बड़ा कठिन सवाल है और एक बड़ा स्पिरिचुअलिटी की ओर ढकेलता हुआ सवाल है, और इसके बारे में हम बात करेंगे तो डेफिनेटली फिर हम स्पिरिचुअल डिस्कशन में चले जाएंगे। बट ये ऐसा सवाल है जो हमें हर बार कुरेदता है, हमें सोचने पे मजबूर करता है, लेकिन हम शायद
ये डिफिकल्ट सवाल है या फिर हमें अनकंफर्टेबल बनाता है, इसीलिए हम उसे साइड में रख देते हैं, और एक जो बीटन पाथ है ना, वहां पे हमें लगता है कि नॉन डेविल है, तो चलो भाई हम है ना पैसा कमाते हैं, ये वाला काम करते हैं, या ये जॉब में फाइट मारते हैं कि हमारी प्रमोशन हो जाए। तो बेसिकली जिंदगी में लोग जो हम यहाँ पे इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि भाई सो कॉल्ड मटेरियल सक्सेस होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान डिप्रेस होता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक फुलफिलमेंट की कमी है। शायद वो अपनी लाइफ का जो पर्पस है या मीनिंग है, उसको कहीं से पूरी तरीके से पकड़ नहीं पा रहा है। तो अगला जो प्रश्न आता है कि आपने जो उठाया, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सक्सेस की जो डेफिनेशन है वो एक सोसाइटी में बन गई है कि भाई आप जो है पढ़ाई करो। मिडिल क्लास फैमिली में तो यही होता है, क्योंकि वो सबसे लो रिस्क वाला पाथ है कि आप पढ़ाई करो, नौकरी मिल जाए, फिर आप फाइट मारो कि आप कंपनी में जो आपकी प्रमोशन होती जाए, आपकी अच्छी सैलरी हो जाए, आप शादी कर लो और आप घर बसाओ और एक स्टेबल लाइफ जियो, है ना। ये एक बड़ा सा बड़ा आइडियल और बड़ा सिंपल सा गोल रहता है। लेकिन मतलब सक्सेस की जो डेफिनेशन है कि किसके पास कितना पैसा है, किसके कितने लाइक्स आ रहे हैं, किसकी कितनी फॉलोइंग है, तो जब तक ब्लाइंडली सक्सेस की ये डेफिनेशन होगी, तब तक तो हम बाहर जो हमें नचाएगा, हम उसके पीछे भागते जाएंगे, नाचते जाएंगे। जो फुलफिलमेंट वाली चीज है उसको हम नहीं पकड़ पाएंगे। तो इस पे आपको क्या लगता है कि जो हमारी लाइफ में क्रिएटिव परस्यूट है या फुलफिलमेंट है, भाई कोई जरूरी नहीं है कि, है ना, अगर मेरे पास जो है करोड़ रुपए नहीं है तो मतलब क्या मैं मरी जाऊं, या मेरी जिंदगी की कोई सार्थकता नहीं है, या जिंदगी में मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है। और हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं कि कई बार जो है जो लोग इतने वेल टू डू नहीं है, कई बार जो हम देखते हैं कि जो मजदूर जो है, जो फिजिकल लेबर, हार्ड लेबर कर रहा है, वो जो है सादा सा खाना खा के भी जो है और अपना गाना गा रहा है और सो रहा है, ऐसी 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 नींद सो रहा है कि उसको देख करके जो है वो हमें भी ऐसा लगता है कि यार काश ऐसी मस्त नींद हमें आ जाती है। तो ये फुलफिलमेंट वाली चीज जो है, ये क्या होती है, ये कहां से आती है? ये तो आपने बिल्कुल ही कोर क्वेश्चन पूछ लिया। हालांकि मैं इस पे मानता हूँ कि जो डिप्रेशन है वो इस क्वेश्चन से डायरेक्टली लिंक नहीं है, बिकॉज वैसे मैन सर्च फॉर मीनिंग मैंने पढ़ी नहीं, बट मुझे उसके कोर आइडिया पता है, शायद आप क्लैरिफाई करिएगा। कि मुझे लगता है, देखिए, एक जब हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो एक है कि नेगेटिव थॉट्स या साइकोलॉजिकली डिप्रेस्ड होने को कहते हैं, और एक डिप्रेशन है क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसमें एक्चुअली कुछ बायोकेमिस्ट्री, शायद हमारी बायोकेमिस्ट्री है जो इम्प्रॉपर हो गई है। जैसे मान लीजिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सेरोटोनिन है, वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो हम उस पर एक्सपर्ट तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो कंडीशन साइकोलॉजी से आगे निकल के बायोकेमिस्ट्री पे चली जाती है और वो मेडिकल कंडीशन बन जाती है। तो उसको इस स्कोप से बाहर रखते हुए, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें कि फुलफिलमेंट और पर्सनल सक्सेस की डेफिनेशन वाला, तो उसमें मैं पर्सनली दो चीज़ें देखता हूँ। एक तो मैं ये देखता हूँ कि जो आपने बात बोली कि क्यों कोई इंसान कंटेंट नहीं होता, कोई तो मुझे लगता है कि देखिए, जिस इंसान के दिमाग में ये है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, वो उस चीज़ को लेकर के बड़ा परेशान है, तो कहीं ना कहीं उसने अपने लिए कंपैरिजन के थ्रू या किसी पीयर प्रेशर के थ्रू एक इमेज क्रिएट करी है कि ये मेरे लिए पॉसिबल था बट मैंने किया नहीं, और वो इमेज उसको चुभ रही है, क्योंकि उसको ये चीज उसने अपने आप को समझा ली थी कि ये मेरे लिए पॉसिबल था और ये मैंने किया नहीं, या ये मैं कर नहीं पाया। और वही चीज लोगों को चुभती है जब लोग देखते हैं कि अगर आप किसी, जैसे आई थिंक सुशांत ने भी ये बात अपने इंटरव्यू में बोली थी कि भी स्कूल के लोग और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लोगों के ऊपर बड़ा पीयर प्रेशर होता है कि इतने पैसे कमाने हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि उनके बैचमेट्स जो हैं वो ये चीज़ कर रहे हैं। अगर वो अच्छे लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो वो उनके बैचमेट्स जो नहीं जी पा रहे हैं उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। तो एक चीज़ तो ये है, जो इंसान का एक कंपैरिजन बना होता है, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट है, वो उसे जज कर रहा होता है कि भाई ये तुम भी कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। अब उसमें अगर आपका सोच, अगर आपकी अपनी कोई इंडिविजुअल चॉइस है जो आपने बहुत कॉन्शियसली ली है, तो शायद आप उस पर बड़े कंटेंट होगे कि हाँ, ये चीज़ मैंने कॉन्शियसली चूज करी है
तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से। जैसा थोड़ा बहुत उसमें थ्री इडियट्स में दिखाया, मुझे नहीं लगता कि वो भी बहुत आइडियली उन्होंने उसको दिखाया। उन्होंने एंड में उसको मटेरियल सक्सेस में कन्वर्ट कर ही दिया था कि भाई जो फुनसुक वांगडू है उसने चतुर से ज़्यादा पैसा कमा ही लिया। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने डेफिनेशन टू सक्सेस की चेंज नहीं करी, बस उसका रास्ता चेंज कर दिया। बट अगर कोई इंसान कंटेंट है और अपनी पर्सनल चॉइस है और तो फिर ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि लोग अपनी पॉसिबिलिटीज को लिमिट कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि वो वीक है, कि आपको लगता है कि आप वीक हो, आप ये कर नहीं सकते, और इसलिए आप अपनी पॉसिबिलिटीज को लिमिट कर देते हो कि ये छोड़ो, ये कौन रिस्क लेगा। और धीरे धीरे वो जो गैप है आपके पोटेंशियल में और आपकी रियलिटी में, वो आपके माइंड में रिकॉर्ड होता रहता है, बढ़ता रहता है, और एक टाइम के बाद वो आपको चुभने लगता है कि आपका पोटेंशियल आपको भी पता था कि ये था, लेकिन आपने अपनी पॉसिबिलिटीज को खुद से किल कर करके उसे लिमिट किया, और आज आपका पोटेंशियल आपको जज कर रहा है कि आप ये नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज आपने वो रिस्क नहीं लिया। तो करेक्ट। और आई थिंक यहीं पे जो है, जब हम सुशांत सिंह की तरफ देखते हैं, जो मैं शुरू में बोल रहा था कि थर्ड ईयर में जो है, जबकि वो 1 साल के अंदर ही वो अपनी डिग्री ले सकता था, और इतने प्रेस्टिजियस कॉलेज से और इतनी बीटेक मैकेनिकल की, तो किस कन्विक्शन के साथ जो है, किस कॉन्फिडेंस के साथ उसने एक रिस्क लिया, और जो भी उसे पसंद था, चाहे वो स्टार गेजिंग हो, स्पेस के बारे में जानना हो, या उसने अपने लिए जो पर्सनल गोल सेलेक्ट कर रखे थे, है ना, या नई नई चीजें सीखना, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना, तो वो जो कर रहा था उसमें लोगों को ये दिखता था कि भाई दिख रहा था कि भाई यार ये हम करना चाहते हैं लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। तो जब वो एक तरीके से उनके लिए आइडियल बन गया था, स्पेशली बन रहा है, जब इतने सारे लोग उसके इस एस्पेक्ट को जब देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है यार यस ही इज द आइडियल। मतलब मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, और मैं वर्सेटाइल बनना चाहता हूं, मैं मल्टी डायमेंशनल बनना चाहता हूं, मैं इंटेलिजेंट काम करना चाहता हूं, मैं अच्छे तरीके से पैसा कमाना चाहता हूं, मैं अच्छाई करना चाहता हूं, यही तो मेरी ड्रीम है। और उस ड्रीम का जब इस प्रकार से दुखद अंत होता है, तो आपके अस्तित्व को, आपके विश्वास को बहुत झटका लगता है, और लोग इसका उत्तर ढूंढ नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या फिर करें तो क्या करें। अगर अच्छाई की कोई कीमत नहीं है, बुराई हमें दुख देती है, तो फिर हम क्या करें, जाएं तो जाएं कहां। तो ये बड़ा एग्जिस्टेंशियल सा क्वेश्चन है। तो वैभव, एक्चुअली हमारे इस टॉक का काफी टाइम हो गया है, तो आई थिंक कि हम इस कड़ी को मेंटेन रखेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात की। मुझे आपकी वो बात बड़ी अच्छी लगी, स्पेशली जो आपने बोला कि सक्सेस की डेफिनेशन, इसके बारे में हम अपने अगले डिस्कशन में, अगले पॉडकास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही गहन, बहुत गहरा प्रश्न है। तो हम अभी अपने दोस्तों से विदा लेते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सेंटिमेंटल और बहुत ही हम सभी लोगों के लिए एक पर्सनल सा इंसिडेंट हो चुका है। तो हम सब समझ रहे हैं, और हम सभी के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। तो डेफिनेटली हम अगले वीडियो, जो हमारा अगला पॉडकास्ट होगा, उसमें भी हम इस तरीके इससे जुड़े हुए जो इतने सारे प्रश्न हैं, इसके बारे में फिर विमर्श करेंगे। तो विदा लेते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव। थैंक यू जी।